नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे अमेरिका और ईरान की, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर से लंबी जंग में फंसा हुआ नजर आ रहा है। ईरान जंग को शुरू हुए वैसे तो 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अमेरिका की सेना ईरान के हौसलों को तोड़ने में नाकाम रही है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान में घुसेंगे, थोड़े से हमले करेंगे और ईरान को झुका देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। जिस ईरान को ट्रंप ने आसान टारगेट रखा था, वो ईरान अब ट्रंप को नाको चने चबवा रहा है। जंग के पहले दिन ईरान की टॉप लीडरशिप के खात्मा करने के बाद ट्रंप ने सोचा होगा कि अब ईरान का खेल खत्म हो गया है, वहां पर सत्ता कभी भी उलट पलट की जा सकती है। सत्ता उलट पुलट नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप का यह हिसाब किताब जरूर उल्टा पुल्टा पड़ गया है। ईरान को बर्बाद करने चले अमेरिका की सुपर पावर की इमेज ऐसी ध्वस्त हुई है कि दुनिया भर में अमेरिका की नाक कट चुकी है। हॉर्मुज में ईरान अपना कानून चला रहा है और ट्रंप इस जंग में ऐसे फंसे हैं कि निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान की तरह ईरान में भी अमेरिका पूरी तरीके से मात खा चुका है। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी बेस पर हमले करे, फिर यह जता दिया कि ट्रंप की गीधड़ भपकी का उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। वो अमेरिका के हर वार पर भरपूर पलटवार करेगा। ईरान ने अमेरिका के कश्मीर द्वीप हमले के जवाब में बहरीन, कुवैत, इराक सभी जगह यूएस बेस पर हमला कर दिया। और कुवैत पर जो हमले हुए उसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को भारी नुकसान पहुंचा है। और इसी के साथ सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए एयरपोर्ट ट्रैफिक तक रोक दिया गया है। अमेरिका ने सोचा था कि सीज फायर के दौरान मन मर्जी वो हमले कर सकता है और ईरान चुपचाप बैठ करके देखता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने मजबूती के साथ ऐसा पलटवार किया है कि अमेरिका को एक बार फिर से अपनी इस गलती का एहसास हो जाएगा कि ईरान चुपचाप बैठा रहेगा। इससे पहले अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड ने बताया था कि ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैनिकों पर फिर से ड्रोन हमले कर दिए, लेकिन सभी के सभी हमले नाकाम हो गए। खाड़ी में ये जो ताजा हमले हुए हैं, उसके बाद शांति प्लान को एक बार फिर से धक्का भी लगा है। जो यूएस बेस पर हमले हुए हैं, जो ईरान ने बदला लिया है, उसके बारे में जरा फिर से एक बार समझिए। बहरीन से लेकर के कुवैत तक, कुवैत से लेकर के इराक तक यूएस बेस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। ईरान के टारगेट पर अली अल सलेम बेस रहा, उसे उसने निशाना बना लिया। ईरान ने अपने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे और उससे अटैक कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम कर दिया। यह हालांकि कुवैत की तरफ से दावा किया गया है, लेकिन यह अटैक हुआ क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये कि जब सीज फायर की स्थिति बनी हुई है तो यह हमला करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल अमेरिका ने कश्मीर द्वीप पर हमला किया और हमले के जवाब में ईरान ने हमला कर दिया। आगे क्या होगा? ईरान यूएस में सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ गया है इसी के साथ, और फिर से दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो सकती है, यह माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में महायुद्ध छिड़ने की आशंका को बल इसी के साथ मिल गया है। जंग के बीच में ईरान की ताकत तो दुनिया ने देख ली है। अमेरिका ना चाहते हुए भी किस तरीके से ईरान में फंस गया है, यह भी सबने देख लिया है। ईरान अमेरिका की गले की वो हड्डी बन चुका है, ना जिससे वो उगल पा रहा है और ना ही निगल पा रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिसने भी ईरान को जीतने की कोशिश की, जिसने भी ईरान में घुसने की कोशिश की, उसकी ईरान में ही कब्र खोद दी गई। और हॉर्मुज ईरान का एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे कोई विजेता भेद नहीं पाया। बहुत आए, बहुत गए, और अब अमेरिका का भी वही हाल है, आए गए वाली स्थिति। अरे जब ईरान के सामने विश्व विजेता सिकंदर और चंगेज खान ने घुटने टेक दिए, उस ईरान के सामने ट्रंप कौन? दुनिया के नक्शे पर ईरान एक अनोखी जगह लेकर के बैठा है, अपनी भौगोलिक बनावट की वजह से। उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में हॉर्मुज है, पूर्व में अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पहाड़ है और पश्चिम में
इराक का दलदल, जिसे सुरक्षा ही प्रकृति ने प्रदान की है, तो इंसान क्या? बीच में जागरूक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, काविर का नमक, रेगिस्तान और लूट का महारेगिस्तान। यह भूगोल किसी भी आक्रमणकारी को पहले थका देता है और फिर उसके बाद तोड़ देता है। इसीलिए अमेरिका अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन की सिर्फ और सिर्फ मुंह जबानी बात करते रहा है, उतरने की कोशिश और हिमाकत नहीं कर पाया। और इतिहास की माने तो ईरान को जीतना आसान है, लेकिन ईरान को संभाले रखना असंभव। और यही वो सबक है जो चंगेज खान से लेकर के डोनाल्ड ट्रंप तक हर ताकत ने सीखा है, लेकिन हर बार उन्होंने इसे समझने में देरी कर दी है और उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान अपना करवा बैठे। अब आपको पूरी कहानी एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाती हूं कि आखिरकार हुआ क्या। सिकंदर महान क्या किया? ईरान जीता, लेकिन ईरान ने सिकंदर को ही बदल करके रख दिया। चंगेज खान के साथ क्या हुआ? तलवार से शहर मिटे, मगर ईरान की आत्मा नहीं तोड़ पाए। तैमूर, जितना कुचला गया ईरान उतना ही ताकतवर होकर के उठा। ब्रिटेन भी गया था कभी, तेल लूटा, सत्ता चलाई, लेकिन आखिरकार क्रांति में वो भी बह गया। रूस ने भी बहुत कोशिश की ईरान को बांटने की, और इतिहास में वो खुद बट गया। अमेरिका हर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहा है और हर बार ईरान में उसका खेल पलट जाता है। यही स्थिति हॉर्मुज में भी है। दुनिया की आर्थिक लाइफलाइन, उस पर आज भी तेहरान कब्जा करके बैठा हुआ है। जब अमेरिका ने सोचा था कि नाकेबंदी करके सब कुछ यहां से वो समेट लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूरेनियम और परमाणु कार्यक्रम को लेकर के फरवरी 2026 में अमेरिका इजराइल ने संयुक्त हमले किए। 28 फरवरी 2026 आपको तारीख याद होगी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनी इस हमले में मारे गए। परमाणु ठिकानों को बाहरी तौर पर तबाह करने का दावा किया गया, लेकिन फिर क्या हुआ? हॉर्मुज को ईरान ने ही बंद कर दिया। और ये शुरुआत में उसने कहा भी था कि अगर हमने हॉर्मुज पर शिकंजा कसा तो तेल की कीमतें हम $500 प्रति बैरल पहुंचा देंगे। स्थिति वही बन गई है। तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्रॉक्सी हमले शुरू हो गए। यानी कहें तो 800 साल का इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराते हुए नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर के ये कहें कि ईरान को खत्म करना नामुमकिन है। चंगेज आया, मंगोल ईरानी बन गया। तैमूर आया, सफाविद उठ खड़े हो गए। ब्रिटेन आया तो 1979 की क्रांति ने सब कुछ मिटा दिया। और अमेरिका आया तो हर बार पीछे हटा है। अब यही स्थिति यहां पर बनी हुई है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जहां सिकंदर और चंगेज को मात मिली, वहां ट्रंप की क्या बिसात। ईरान को अमेरिका ने अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन ईरान कहीं उससे ज़्यादा ताकतवर निकला, जिसे दुनिया ने सोचा था। बड़े बड़े जो वार और डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ईरान इतनी बड़ी ताकत बनकर मिडिल ईस्ट में सामने आएगा। ईरान ने ये दिखा दिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ईरान ने अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया है, तो ईंट का जवाब ईंट से ज़रूर दिया है। ईरान मिडिल ईस्ट का वो किंग बन चुका है, जहां अरब वर्ल्ड सिर्फ और सिर्फ ईरान की तरफ देख रहा है कि अमेरिका के चुंगल में जिस तरीके से वो फंसे हुए हैं, अब ईरान ही है जो उन्हें एकमात्र रास्ता दिखाएगा, बाहर निकालेगा। यही वजह है कि कुवैत से लेकर के यूएई तक, सऊदी अरब, हर कोई ये कह रहा है कि अमेरिका को अब ईरान से नहीं उलझना चाहिए। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। जहां सिकंदर चंगेज को मिली मार, वहां ट्रंप की क्या औकात। ईरान में खुदेगे यूएस की कब, सिकंदर चंगेज जैसा होगा हश्र। इराक, अफगानिस्तान, वियतनाम, लंबी जंग में यूएस नाकाम।
ईरान में भी मिलेगी मांग, खत्म होगी सुपर पावर की बिस्किट। अंतहीन जंग में फिर अमेरिका फंसा, ईरान में हो रही दुर्दशा। हॉर्मुज में फंसकर ट्रंप परेशान, यूएस के छक्के छुड़ा रहा ईरान। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सिकंदर चंगेज और ट्रंप की हार ने यह साबित कर दिया है कि ईरान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। चर्चा की करेंगे शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक है, इमरान खोखर, ईरान मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले सहाय सर, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी कि बहुत कुछ सोच करके अमेरिका उतरा था ईरान की सरजमी को हिलाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? अमेरिका ना तो इससे बाहर आ पा रहा है और ना ही इसे जारी करके रख पा रहा है। जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो अभी अनफुलफिल्ड हैं। जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो बाय एंड लार्ज अचीव्ड हैं। डिग्रेडेशन ऑफ इरानियन मिलिट्री यूएस और इजराइल ने कर रखा है। उसमें परसेंटेज का फर्क होगा, 70% है कि 80% है, बट इरानियन मिलिट्री को ठीक ठाक डिग्रेड किया गया है। ये उनका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वॉज प्राइमरली टू गेन दी अचीव दी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कि वहां रेजिम चेंज हो जाए, जिसमें वो असफल रहे हैं, बुरी तरह से असफल रहे हैं, और अब एक ऐसे क्वैगमायर में फंस गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा इससे कैसे वापस जाना है, बाहर जाना है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें टू बी फेयर टू अमेरिका ऑल्सो ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो चैलेंज ले रखा है ये पिछले 30-40 सालों से अमेरिका की दिल में था कि ईरान को हमको किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है। जब से वहां सत्ता बदली थी 4 दशक पहले, तो उस वक्त से हर प्रेसिडेंट ने कोशिश की, हर तरह की बातें करी, सैंक्शंस लगाए, एसेट्स फ्रीज किए। बट इस बार अंडर अ मेंटली चैलेंज्ड लीडर अगर बोल सकें ट्रंप को, क्योंकि उनकी बातों में और व्यवहार में फर्क है और कई बार अपनी बातों से पलट जाने की एक तरीका, लेकिन उन्होंने ईरान को काउंटर बैलेंस करने की एक कोशिश की कि उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो प्रॉक्सीज हैं, इनसे जो ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है। लेकिन क्या यूएसए यूनाइटेड नेशंस था? नहीं था। तो इसकी सही या गलत क्रेडिट करने की बात हम नहीं कर रहे, बट एक रियलिटी यह है मीनाक्षी कि ईरान की मिलिट्री डिग्रेडेशन ठीक ठाक हुई है, लाइक नेवर बिफोर, और वो अभी जहां पर हैं वहां से उनको अपने आप को वापस लाने में उस स्थिति में जो 28 फरवरी के पहले थे, उनको 10 से 15 साल लगेंगे, क्योंकि वहां की इंडस्ट्रियल मिलिट्री बेसिस, वहां की पूरी सैन्य क्षमता, जिसकी वजह से वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को डोमिनेट करते थे या प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते थे, वो ठीक ठाक डिग्रेड हुई है। जी मीनाक्षी। ठीक है, इमरान खोखर जी, क्या ऐसा आपको लगता है कि ठीक ठाक स्थिति में डिग्रेड कर दिया गया है वहां की आर्मी को? क्योंकि ये कई सारी रिपोर्ट्स है पश्चिमी मीडिया के हवाले से जो ये कह रही है कि उन्होंने अपना 70% जो भी उनका नुकसान हुआ है उसे फिर से उन्होंने पा लिया है। सबसे पहले मीनाक्षी जी, तो मेरे तमाम एलिट पैनलिस्ट को आदाब, अर्ज है और जय हिंद है। अब मैं सबसे पहले हमारे विंग कमांडर साहब ने जो बात कही उस पर बात करूंगा कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अधूरा रहने के बाद मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधूरा ही है और कोई डिग्रेडेशन नहीं हुआ है। उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब पहले 28 फरवरी के पहले जो ईरान था वो एक तरीके से मिस्टीरियस था। अब ईरान के अंदर उस वक्त पब्लिक भी ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ थी, पूरा दुनिया ईरान के को लेकर एक जो परसेप्शन बना हुआ था वो पूरी दुनिया लगभग उसके खिलाफ थी, जीसीसी खिलाफ था। ईरान अपने आप को आइसोलेट समझकर ही काम कर रहा था। लेकिन आफ्टर 28 ऑफ फरवरी सिचुएशन सब कुछ बदल चुकी है। आज की कंडीशन में मिलिट्री ईरान की और पावरफुल हुई है। जो मिलिट्री के, जो पब्लिक मिलिट्री के खिलाफ थी या जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी, आज वो पब्लिक ईरान की मिलिट्री के साथ खड़ी है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं। ट्रंप ने कहा कि आज रात हम सारे पावर प्लांट और न्यूक्लियर प्लांट पर बॉम्बिंग करेंगे, तो तकरीबन लाखों की तादाद में लोग निकलकर उन पावर प्लांट के आसपास खड़े हो गए कि ठीक है हम भी इसी के साथ मर जाएंगे। तो ये जो जज्बा आया, ये जज्बा इसी बात का सबूत है कि आप हमारी मिलिट्री में स्ट्राइक कर सकते हैं। किसने रोका है आपको? आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन आप क्या पा पाए? आपने क्या पाया? सिर्फ एक 76 साल के बुजुर्ग को आपने उसके घर के अंदर मार दिया।
सिर्फ 168 बच्चियों को आपने उनके स्कूल्स के अंदर मार दिया। 13,000 स्ट्राइक्स के बाद क्या आपने उनके न्यूक्लियर पावर को खत्म किया? क्या आपने उनकी न्यूक्लियर स्टेबलिशमेंट को खत्म किया? क्या उनकी आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी को खत्म किया? क्या उनकी ड्रोन की इमरान टेक्नोलॉजी को साहब, खत्म किया? ये जी आशीष जी। अगर मैं 10 सेकंड लूंगा। ओके देखें, एक ओके एक ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है, ये एलीट, मतलब अब मैं आपको एलीट मानता हूँ, इंटेलिजेंसिया का हिस्सा है आप। एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक, हम भावावेश में आके और अपना जज्बा दिखाएं कि हम ईरान के साथ हैं। हम भी ईरान की जनता के साथ ही हैं और हमारा देश भी ईरान के साथ है, फॉर ऑल यू नो। उन्होंने तो आईआरजीसी तक को अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं किया, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इस युद्ध की कर रहे हैं और उसके बारे में भावनाओं में बहकर कि ईरान की जनता सड़कों, मैं बोल रहा हूं कि ईरान की वॉर वेजिंग कैपेसिटी को 28 फरवरी से आज तक बहुत कम कर दिया गया है और इसी वजह से ईरान की तरफ से जो एक्सपेक्टेड रिटेलिएशंस थे, चाहे वो इजराइल पे हो या अमेरिका के यूरोपियन या मिडिल ईस्ट बेसिस पे हो, ये छोटे छोटे ड्रोन के हमले या एक रॉकेट मारना, ईरान की मिलिट्री इज मच मोर या वॉज मच मोर केपेबल। अब उनके पास कितना बचा है वो सीएनएन जानता होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स जानता होगा, बट एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ये है कि अमेरिका ने भी अपनी भद्द उड़ाई है। हमें ये समझ में आ गया कि अमेरिका इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर। इफ अगर एक मिलिट्री अपने आर्मी को हार्म्स वे से अलग रख के युद्ध जीतना या लड़ना भी चाहती है तो ये बेवकूफों की फौज है, क्योंकि फौज लड़ी थी टू गो इन द हार्म्स वे। नेशन को बचाने के लिए हमें ट्रेनिंग होती है कि जान को आगे रखो अपने। लेकिन अमेरिका तो एक्सपोज हो गया और उनके गोला बारूद F-35 दुनिया का सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट कूड़े का ढेर निकला है, और F-15 ईगल्स 5-5 मार दिए शोल्डर फायर्ड मिसाइल से, कंधों से चला के। तो उनकी सारी जो टेक्नोलॉजी और जो सुपीरियोरिटी की बात, तो वो एक मुद्दा है, वो भी एक रियलिटी है कि अमेरिका स्टैंड्स एक्सपोज्ड। लेकिन ईरान की मिलिट्री डिग्रेड हुई है, ये रियलिटी है। ईरान की सत्तारूढ़ पार्टी के 50-60 सीनियर लीडर्स को मार दिया, ये एक रियलिटी है। और इसके बाद उन्होंने कि ट्रंप को मारने पे हम इतने अरब रुपए देंगे या हम अब आगे बताएंगे आईसीबीएम यूज करेंगे, ये सिर्फ बातें हुई ना इमरान साहब। रियलिटी में उनकी मिलिट्री डिग्रेड हुई है, उनकी सत्ता से अपदस्थ। जी जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, पूरा कीजिए। मैं कह रहा था आशीष जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब एक विदाउट कंपैरिजन एक दुनिया का लगभग सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा मिलिट्री पावर, सबसे बड़ा समझिए कि एयरफोर्स, उसकी अगर लड़ाई उस व्यक्ति से हो रही है जो कि 47 ईयर्स तक इकोनॉमिकल सैंक्शंस में रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसको बिल्कुल इक्वल कंपेयर करने बैठेंगे। आज सुबह आपने एक स्ट्राइक किया तो लाजमी सी बात है रिटेलिएशन होगा। अब रिटेलिएशन कहां होगा? जहां पर आपके बेसेस होंगे। हम जब भी ईरान पे हमला होगा, ईरान कभी भी उसको अब एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हर हाल में रिटेलिएट करेगा। अब रिटेलिएशन का कुछ इंटेंसिटी कम ज्यादा मैं मान सकता हूं, हो सकती है, लाजमी सी बात है। जब 90 दिन से हम युद्ध की कंडीशंस में है या टेंशन में है या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, तो मेरा जो इन्फोर्समेंट है या जो मेरे पास अब बची हुई ताकत है, वो लाजमी सी बात है कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन मेरी हिम्मत कम ज्यादा नहीं हुई है। आप कल फिर अब मिसाइल मारेंगे, परसों आपको फिर मिसाइल मिलेगी। आप अगर 4 मिसाइल मारेंगे आपको 8 ड्रोन मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अब जो एक परसेप्शन बना हुआ था कि आप कहीं भी जाकर बॉम्बिंग अमेरिका कर दें और उसको कुछ रिटेलिएशन में ना मिले, वो पॉसिबिलिटी अब नहीं होगी। अच्छा चाहिए बताइए, सारे जितने भी अभी जो ईरान के ऊपर पिछले एक दिन में बॉम्बिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं यूएस बेसिस से हुई है। अगर ये इजराइल से होती, ईरान 100% इजराइल के ऊपर वापस बॉम्बिंग करता। अगर ये अमेरिकन सॉइल से होती तो फिर अमेरिकन सॉइल तक जैसे भी जाना पड़ता वहां पर रिटेलिएशन होता। कुल मिलाकर इस पूरे अनरेस्ट को अमेरिका फिर से इग्नाइट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। पिछले कई टाइम से एक सीजफायर पे बात चल रही थी, आज भी ट्रम्प कह रहे हैं कि हम लोग एक बड़े ही इजी वाले एग्रीमेंट पर जाना चाह रहे हैं, बातचीत चल रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो मैं ये समझना चाह रहा हूं आशीष जी कि इस पूरे मामले में आज भी ईरान पे जब तक आज हमला नहीं हुआ था, ईरान ने रिटेलिएट नहीं किया था, वो अब खामोश बैठा हुआ था। तो ये फिर यहां पर लाकर कटघरे में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप खड़े होते हैं कि इन्होंने फिर इसको रीइग्नाइट क्यों किया। ओवर टू यू। जी, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हमारी ईरान से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। नंबर 1, हम उनको सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस का एक हिस्सा मानते हैं। रोमन, ग्रीक, ईरान, इंडिया,
ग्रेटर इंडिया, ये ओल्डेस्ट हैं, और इसी वजह से हमें पता है कि उनमें क्या क्षमता है। लेकिन दो मुद्दों पर जिसपे एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है साहब, और आपको भी होगा, आई एम वेरी श्योर, अमेरिका हमारे हिसाब से प्रेजेंट लीडरशिप के अंदर में दुनिया की सबसे खराब ताकत है, सबसे अनडिपेंडेबल, सबसे ज्यादा झूठ, सामने कुछ पीछे कुछ। उससे बेहतर है रशिया, उससे कहीं बेहतर है चाइना, ईरान के लोग। अमेरिका इज फुल ऑफ ब्लैक होल, उनकी पूरी सोसाइटी खत्म हो रही है। इसमें कहीं से किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका इज अंडर अ काइंड ऑफ सिविल वॉर। ये एक, हम अभी चर्चा कर रहे हैं ईरान, प्रॉक्सीज की क्या जरूरत है इमरान साहब? क्यों नहीं डायरेक्ट इजराइल को हिट करते हैं? क्या जरूरत है ये दूसरे देशों का तेल रोकने की? क्या मंशा है? आप अमेरिका का रोको, इजराइल का रोको, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, इंडिया क्या करना चाह रहे हैं? किस रूट पे इस लड़ाई को ले जाना चाह रहे हैं? इज इट वर्थ? क्या आपका चरित्र दिखा रहा है? या तीसरा जो कि सेंसिटिव टॉपिक है, आप इस पे डिफर कर सकते हैं, उन्होंने अपने लोगों को क्रश तो किया है। अमेरिका उसके लिए कोई नहीं है, हेडमास्टर नहीं है, उनको नहीं आना चाहिए। आई टोटली एग्री। सीधे तौर पर उनकी अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाया है। अब कैप्टन श्याम कुमार, एक हिस्ट्री है अमेरिका की, लंबे, जहां पर भी वो लंबे युद्ध में फंसा है वहां से वो वापस ही गया है। एक हिस्ट्री है ईरान की कि अच्छे नहीं जीत पाए, तो क्या अमेरिका जीत जाएगा? सवाल ये। धन्यवाद। जय हिंद। शनुवर्णा। कुछ लोग ईरान में बैठे हैं, कुछ लोग दुबई में बैठे हैं, कुछ लोग कतार में बैठे हैं बड़ी देर से। धन्यवाद। आप सबको, पैनलिस्ट का ख्याल रखें तो ताकि समय का महत्व मिले सभी को। देखिए, अमेरिका ने एक फेंका है जाल, ये युद्ध चलेगा अनंत काल। ईरान हो रहा है बेहाल, आप सबको पता है रियलिटीज क्या है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इतिहास के जो तथ्य हैं वो जरूर हमने समझे। अलेक्जेंडर को सुना, चंगेज को सुना, मंगोल्स को भी सुना होगा, और अरब खलीफातों को भी सुना होगा जो पर्सिया में आए और वहां तक से भारत तक चले आए, वहां के राजाओं को हराते हुए। ठहर नहीं पाए क्योंकि जरूरतें कुछ और थी, मिस्र तक चले गए, और ईरान के जो बादशाह वहां थे उन दिनों, उनकी जो परेशानियां थी उस क्षेत्र में, पूरे मिडिल ईस्ट में, उससे निवारण भी किया अलेक्जेंडर ने। इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। हाँ, राजनीतिक, भौगोलिक, आबादी और जो उनका तरीका है, जो जुझारूपन है ईरान का, ये सब जानते हैं। तो उस हिसाब से अमेरिका 40 साल तक इंतजार करके आया है, सोच समझ के आया है, और 8-10 प्रेसिडेंट्स ने इन्हें झेला है। अमेरिका, ईरान से हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे पड़ोसी थे कुछ दिनों पहले, अब पाकिस्तान आ गया है बीच में। हम सब जानते हैं हमारा और उनका कितना अच्छा संबंध है। हमारी भारतीय नौसेना वहां खड़ी है, हमारा चाहवार पोत वहां पे है, और हमें बहुत कुछ अभी आकांक्षाएं हैं ईरान से। इसलिए मैं युद्ध का आकलन न्यूट्रल ढंग से कर रहा हूं। अमेरिका सोच समझ के गल्फ के पानी में आया। मान के चलिए, पश्चिम से, पूरब से और उत्तर से कुछ नहीं हो सकता ईरान के ऊपर। 8 साल का उसका अपना इतिहास है इराक के साथ। अमेरिका गल्फ से आया है, पानी से आया है, और जब पानी से आया है तो मान के चलिए ये एक तरह से एम्फीबियस वॉरफेयर की पूरी कहानी बना के आया, जिसकी कई बार मैं आपके चैनल पे मैं चर्चा कर चुका हूं। मैं ये मानता हूं, और आपके दर्शकों को फिर से रिमाइंड कर दूं, कि 40 दिनों का जो एनिलेशन है वो एक तरह से एम्फीबियस वॉरफेयर का सॉफ्टनिंग द बीच होता है, जिसमें पहले आप बीच को सॉफ्टन करते हो। पूरा ईरान ही बीच है हमारा। बीच मतलब समझ सकते हैं आप। ये जो अटैक्स आज आप हो रहे हैं, जो एम्फीबियस अटैक्स, कुवैत पे अटैक देखते हैं आप, तो खर्क से 200 किलोमीटर दूर है, लड़ाक, कोसाम और बंदर अब्बास पे जो अटैक देख रहे हैं आप, ये क्यों हो रहा है? थर्ड फेज में आके इसको समझिए। इसकी सारी चर्चाएं मैंने आपसे कही थी, और मैंने किताबों में लिखा और लेखों में लिखा, वीडियोस बना के भेज दिया। क्योंकि एक तरह से जब ज्वाइंट वॉरफेयर होता है, एम्फीबियस वॉरफेयर, पानी से जब लड़ा जाता है, एडमिरल ब्रैड कूपर सेंट्रल कमांड के चीफ हैं, वो इस वॉर को लड़ रहे हैं, और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जमावड़ा है, ब्लॉकेड है, ये स्लो वॉर, सरप्राइजिंग वॉर, डिप्लॉयड वॉर, नॉट ए स्टेशनरी वॉर, जमीन पे नहीं, दूर से रहना, चाहे वेनेजुला हो, चाहे क्यूबा हो, चाहे वो नाटो से हटना हो, चाहे रशिया उक्रेन में सहायता नहीं देना हो,
ये अमेरिका की डॉक्ट्रिन है, इसको समझिए। ठीक। आप थू कर सकते हैं अमेरिका को, उसको कोई चिंता नहीं है, मारेगा हट जाएगा, मारेगा हट जाएगा। उन्होंने डिसाइड किया है, बाइडेन ने डिसाइड किया कि ये नहीं होगा। दूसरे युद्ध इसको की हमें तैयारी समझना में जुट होगा गया है। कि ये स्लो वॉर है, हाँ। सवेरे उठ के तोप नहीं चलेगी, छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी और आपको इसको लंबे समय, अनंत काल, मैंने कहा अमेरिका ने छेड़ा है युद्ध अनंत काल, इसलिए ईरान हो रहा है बेहाल। और ये विश्व अगर यहाँ नहीं खड़े हैं, ये अनंत काल है क्या? हो जाएंगे, अनंत क्या काल फर्क है, पड़ेगा? ये आपने बहुत अच्छा कहा। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि क्या एक अंतहीन युद्ध में ही अमेरिका फंस गया है ईरान में जाकर के? देखिए, आपके यहाँ सुना होगा, मैंने कई डिबेट्स में आपके यहाँ भी कहा है और कुछ चैनलों पे भी कहा है, जहाँ तक ट्रम्प का सवाल है, ट्रम्प इज नॉट ए डिप्लोमैट, इज नॉट टेक्नोक्रेट, इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन। ये एक व्यापारी हैं, अच्छे पुराने व्यापारी हैं और अपने व्यापार के तहत उनको फंसा दिया फंदे में, उसका नाम है इसराइल। इसराइल ने क्या किया कि सोचा कि हमारी सुरक्षा भी हो जाएगी और हमारी जो बढ़त होगी वो ईरान के ऊपर होगी, क्योंकि अभी बात हो रही थी, जैसे कैप्टन साहब भी कह रहे थे, प्रॉक्सी वॉर। जो प्रॉक्सी वॉर इन्होंने हिजबुल्ला और हमास और इन सबको लगा रखा था, हूती को, तो इनको ये नरिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उसको, और जब भी इन्होंने, नेतन्याहू ने अपना जो मैप दिखलाया है यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो देखा है ग्रेटर इजराइल का। तो इजराइल की जो वार हो रही है, आज 4 साल होने को आ गए, और उधर देखिए यूक्रेन की 5 साल से ज़्यादा चल रही वार, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा। और ये जो वार छिड़ी गई वो इसीलिए छिड़ी गई कि शांति वार्ता तो चल रही थी जिनेवा में, लेकिन इजराइल ने कन्विंस किया ट्रम्प को और इस पर अटैक करा दिया। ये कहा कि देखिए, जिस तरीके से आपको वेनेजुला में जीत मिली है और वेनेजुला में आप जीत कर आए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी ईरान में भी हम वो ले लेंगे, क्योंकि ये 79 से इनको बैन लगा हुआ है और यहाँ पे सिविल वार नहीं करा पाए और फेल हुआ सिविल वार इनका। और वहाँ पर सबसे बड़ी जो गलती हुई है अमेरिका से, वही इनके जो रिलीजियस लीडर को उन्होंने शहीद किया, उसकी वजह से वो सारा यूनाइट हो गया, वहाँ बच्चा यूनाइट हो गया और इंटरनेशनल रिलीजियस लीडर थे उस शिया कम्युनिटी के, इसलिए। और जहाँ तक उसकी हिस्ट्री गवाह है, फारस दुनिया जानती है, जहाँ पे अभी आपने अपनी रिमार्क्स में कहा भी मीनाक्षी जी, जो वहाँ पर सिकंदर और बड़े बड़े आए और बहादुर चंगेज खान जैसे लोग उसको फतेह नहीं कर पाए, और फतेह किया भी तो कामयाब नहीं हो पाए। तो आज आप देखिए कि इराक से भागना पड़ा इनको, वियतनाम से भागना पड़ा, सभी जगह से अमेरिका को हटना पड़ा, अभी अफगानिस्तान से भी हटना पड़ा। तो आज इनकी स्थिति ये है कि इनकी सारी डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है, अमेरिका की कहीं पर काम नहीं आ रहा है। डिप्लोमेसी में आप देख लिए नाटो देशों से फेल हो गए। इधर इन्होंने कोशिश की थी, जब हरमुज़ क्लोज किया उस वक्त इन्होंने कहा कि इन माइंस को हटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से रिक्वेस्ट किया अमेरिका ने, ट्रम्प साहब ने। उसके बाद जापान से रिक्वेस्ट किया कि भाई अपनी नावल फोर्सेस भेजिए, लेकिन नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आएंगे इस केस में। और उन्होंने हरमुज़ को बिल्कुल क्लोज कर दिया है। उनको एक ऐसा मुहाना है जहाँ से वो टैक्स वसूल रहे हैं। अपनी पार्लियामेंट में भी पास कर दिया कि हम अपने दोस्त शिपों को भेजेंगे और उनसे हम पैसा लेंगे, रिबिल्ड करेंगे ईरान को। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं जहाँ पे हर सेक्टर पे फेल हुआ है। और आज पोजीशन ये है कि उनका ख़जाना भी खाली हो चुका है। ठीक है, बहुत बड़े ताकत वाले हैं दुनिया के, लेकिन आज उनको भी पैसे की ज़रूरत है, उनको भी हथियार की ज़रूरत है। आज अमेरिका दूसरों की तरफ भी देख रहा है। तो ये चीज़ है कि शांति के साथ, इज्जत के साथ पीछे हटना चाहता है और वो हट नहीं पा रहा, क्योंकि पीछे से उसको उसका ईगो आने आ रहा है सर, सीधे सीधे। हिमांशी जी, अभी हमने देखा कि सीज फायर चल रहा है, बावजूद इसके इराक में हमले किए गए, कुवैत में हमले किए गए, बहरीन में हमले किए गए। तो क्या फिर से युद्ध की शुरुआत होने वाली है इसी के साथ साथ? क्योंकि अमेरिका कुछ ना कुछ तो कार्रवाई जरूर करेगा अगर वहां पर उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जब एक आप आमने सामने की लड़ाई, जिसको परंपरागत युद्ध कहते हैं, वो लड़ते हैं, तो उसमें हार और जीत जो है बहुत आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं। पर जो यहाँ पे जो युद्ध चल रहा है, उसमें जब ये सुलह सफाई की भी बात करते हैं, तो उसमें इन दोनों के जो हित है वो बहुत ज्यादा टकराते हैं। और जो इस समय मुझे लग रहा है कि काफी कोशिश जो ईरान कर रहा है हॉर्मुज को बंद रखने की, वो बहुत समय तक अगर रखता है तो उसमें ईरान का खुद का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो तेल का आवागमन था वो रुक चुका है। हालांकि पाकिस्तान के साथ संधि करके उन्होंने कोशिश की है कि जमीन के द्वारा रास्ता कुछ खोला जाए, वहां से कुछ व्यापार किया जाए। लेकिन अब अगर आप स्थिति को देखें तो डेफिनेटली अगर जो एक नॉर्मल युद्ध है और इस तरह का जो लंबा खिंचा हुआ युद्ध है, उसमें ईरान का जब पहले हमें लग रहा था कि उसने हॉर्मुज बंद किया है तो शायद उसके पास एक शक्ति आ गई है,
लेकिन वो शक्ति बहुत समय तक नहीं रहेगी। इन्होंने एक और चीज कही थी कि बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे, लेकिन वो अभी नहीं किए क्योंकि ईरान फेजेस में लड़ रहा है। ईरान ने बहुत छोटे छोटे उसमें अपनी जो पावर है उसको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए इस युद्ध से अमेरिका का भी जो नुकसान हो रहा है वो कम नहीं है, और अमेरिका की जनता डेफिनेटली ये नहीं चाहती है कि इस तरह का युद्ध अमेरिका बार बार लड़े, क्योंकि जो अमेरिका कहता है कि वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और इस वजह से उसके अपने लोगों पे, उसके अपने सैनिकों पे जिस तरह का निरंतर दबाव है, वो नहीं चाहते इस तरह के दबाव में रहे। और देखिए एक और चीज है, जो ज्योग्राफी है ईरान की वो उसको एक अभेद्य किला बनाती है। जगरोज और अबरोज जो इनके माउंटेन्स हैं उसकी वजह से बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका के नहीं आ पाएंगे, और जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे तब तक वहां पर पूर्ण तरीके से अमेरिका का नियंत्रण नहीं स्थापित होगा। और जब तक पूर्ण नियंत्रण स्थापित नहीं होगा तो जिस तरह का ईरानी लोगों का एक, हर कौम की एक अपनी एक ट्रेट्स होती हैं, तो वो ये हैं कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका की संप्रभुता को अपने ऊपर नहीं मानेंगे। लेकिन एक और चीज है मीनाक्षी जी, जब भी युद्ध होते हैं तो उस देश की दशा दिशा मानसिकता में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। जो 40 साल से अमेरिका तैयारी कर रहा था ईरान पे इस तरह का हमला करने की, तो ईरान ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता की हैं। लेकिन अब जो, क्योंकि लंबा युद्ध खिंच गया है, उस लंबा युद्ध खिंचने की वजह से अमेरिका और ईरान दोनों पे दबाव है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इसमें जीत कौन रहा है, क्योंकि दिक्कत जो आ रही है, जहां से इन्होंने शुरू किया था वो सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, ना ही तो वहां पे कोई रिजीम चेंज हुआ। देखिए मुज्तबा खामेनेई अब आ गए हैं, जो खामेनेई साहब के बेटे थे। जहां तक एनरिच यूरेनियम की बात है उस पे बात जस की तस है। जो ईरान चाहता था कि उसको स्वतंत्रता मिले व्यापार करने की, उसके जो एसेट्स है वो डी फ्रीज हो, वो नहीं हुए हैं। वो जिस तरीके से युद्ध लड़ना चाह रहा था वो वहीं के वहीं है चीजें। ना ही अमेरिका को कोई बहुत इस पे अपर हैंड मिला है। अमेरिका का लगभग 30 अरब का नुकसान हो चुका है इसमें। जहाज उनके इतने बिग ब्यूटीफुल एरोप्लेन्स वो इतने सारे गिर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है, ये जो सर भी मुझसे पहले कह रहे थे, अनंत काल तक युद्ध चलने वाली जो स्थिति है, ये बहुत ही बेवकूफी वाला युद्ध है जो अमेरिका और ईरान इस समय उलझे हुए हैं। इसका हल जो होगा वो डिप्लोमेटिक ही होगा। लड़ाई से मुझे नहीं लगता है कोई हल होगा। और निकलेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान भी दिया गया, जहां तक वो मुस्तफा खामनेई को 2019 में बैन कर चुके थे, उन्हीं मुस्तफा खामनेई से विंग कमांडर आशीष सायजी बात करने के इच्छुक हैं। वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, कूटनीति के माध्यम से इसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अमेरिका अपनी कब्र तो नहीं खोद करके बैठ गया है ईरान में इस युद्ध के साथ साथ। ये मुद्दा भी उतना ही सीरियस है जितने मुद्दे हमने आज डिस्कस किए। अमेरिका बात किससे करे? ट्रंप को शायद मुस्तफा से बात करने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन उनका ये चैलेंज तो है कि बात किससे करें। प्रेसिडेंट की बात आईआरजीसी नहीं मान रहा, मिलिट्री में स्पीकर की बात प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रही। वो तो ये एक मेजर चैलेंज है। ये जो कैच 22, ये जो क्वैगमायर में फंसा हुआ है अमेरिका, उसका एक बहुत मेजर चैलेंज है कि हुम टू टॉक टू ईरान में। उनका ये लड़ाई करने के लिए तो मोज़ैक डॉक्ट्रिन अच्छी लगती है कि सारे बटालियन कमांडर्स अपने अपने टारगेट डिसाइड करो और मारो, ऊपर से कोई कमांड एंड कंट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि हम अगर बात करेंगे तो हम अपनी लोकेशन बता देंगे और मोसाद हमें मार देगी। तो आज भी वो इंटरनेट खोलने के बाद भी दे आर नॉट टॉकिंग ऑन टेलीफोन। वो एम्बुलेंस में कितना इधर से उधर जाएंगे, तेहरान के 100 किलोमीटर में जा रहे हैं, और एम्बुलेंस को पिछले 30-40 दिनों से नहीं मारा जा रहा है, क्योंकि उसमें आईआरजीसी की टॉप लीडरशिप एम्बुलेंसेज में मूव कर रही थी। तो इस समय अमेरिका का एक मेजर चैलेंज है, और इसीलिए ट्रंप ने ये लॉन्च किया है। ये कंसिडर्ड कॉल है कि उन्होंने मुस्तफा का नाम लिया है, क्योंकि ही वांट्स टू नो, इट इज अ प्रोब लॉन्च कि होम टू टॉक टू। अगर मुस्तफा नहीं है, अभी जो सुपुर्दे खाक का प्लान बना है सीनियर लीडर के लिए कि उसमें सारे ईरान में जगह जगह होगा, ये सारे इस वक्त सीआईए मोसाद प्रोब करेंगे कि उनके बाद में कौन है। और इसी को निगेट करने के लिए आईआरजीसी ने बहुत टैक्टफुली ये लॉन्च किया है कि दिस मे बी अटेंडेड बाय मुस्तफा। और अगर आप 1-1.5 महीना मीनाक्षी पीछे चले जाएं विथ हाई आईक्यू ऑफ योर व्यूअर्स, तो उन्होंने बोला था कि मुस्तफा के चेहरे पे बहुत चोटें लगी हैं और हमको मेजर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो जस्ट वेट फॉर अनदर वेरी ब्यूटीफुल टर्न टू द स्टोरी कि सुपुर्दे खाक के जुलूस में एक नया चेहरा एज मुस्तफा खमेनी, जिसको आईआरजीसी को जिनकी बहुत जरूरत है टू कंट्रोल एंड रीगेन द कमांड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईरान, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब बीच बीच में ढीले पड़ रहे हैं। स्पीकर साहब को भी बीच बीच में कुछ कई बार ऐसा हुआ कि मतलब रिकंसिलिएटरी टोन में बातें कर रहे हैं, जो कि आईआरजीसी की हार्डकोर जो मिलिट्री विंग है उनको एक्सेप्टेबल नहीं है।
तो ये बात करेंगे, मुस्तफा खमैनी से बात करेंगे, ये एक प्रोब लॉन्च किया है कि अगर वो नहीं तो कौन। कब तक हम जनरल मुनीर के जरिए से बात करते रहेंगे और मुनीर आके ये नहीं बता रहे कि ये फाइनल डिसीजन है आईआरजीसी का है, प्रेसिडेंट का है, किसका है। ये एक बड़ा मेजर कैच अभी है जिसका मुझे कोई सोल्यूशन अभी नहीं दिख रहा जब तक कि एक सेकेंड राउंड ऑफ नॉकिंग या कुछ ना कुछ आईआरजीसी के अंतर्गत कोई स्प्लिट या कोई नया लीडरशिप डिक्लेयर हो कि मुस्तफा नहीं आ पा रहे हैं या उनकी ऐसी वीडियो बाइट्स तो छोड़ दीजिए, ऑडियो बाइट्स तक नहीं आ रही हैं, तो कोई एक लीडरशिप, कोई एक फेस जिस पे अमेरिका ये ट्रस्ट कर पाए कि इन्होंने अगर बोल लेकिन दिया कई सारे दावे तो ये भी कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि पश्चिमी मीडिया के हवाले से झूठ फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। इमरान खोखर जी, विटकॉफ और कुशनर के जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। उस वक्त जब जेडी वेंस जाना चाह रहे थे उन्हें रोका जा रहा था। दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची जा रहे हैं तो फिर उनसे बातचीत क्यों नहीं हो सकती है? क्या अमेरिका, या क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद तो उतर नहीं रहे हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप उतरे तो मुस्तफा खामनेई के सामने आने की बात भी हो। हालांकि वो कह जरूर रहे हैं कि वो बातचीत करेंगे। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी जी कि कोई भी स्टेट हेड होता है वो अपने काउंटर पार्ट से बात करता है। जब आपने विटकॉफ और कुशनर को भेजा तो उन्होंने अराक्ची साहब को और विटकॉफ दूसरे साथी को भेज दिया। बात हो रही थी, बात ज्यादातर मुद्दों पर कंप्लीट लगभग हो चुकी थी, एक फाइनल एग्रीमेंट होने की बात पर था। लेकिन लेबनान वाला इशू लाकर जानबूझकर इजराइल के तरफ से एक प्रेशर बिल्डअप किया गया और लेबनान का इशू को जानबूझकर लाया गया और उस मामले को बंद किया गया। कुल मिलाकर ये बात समझिए कि अमेरिका नहीं चाहता है कि दुनिया के अंदर शांति हो। वजह क्या है कि अमेरिका अपने सॉइल पर, अपनी जमीन पर कभी लड़ाई नहीं लड़ता। अमेरिका हमेशा लड़ाई लड़ेगा दूसरों की सॉइल पर जाकर। उसको लड़ना जाकर इराक पर, उसको जाकर लड़ना है लीबिया में, उसको जाकर लड़ना है क्यूबा में, उसको जाकर लड़ना है वेनेजुएला में, उसको जाकर लड़ना है वियतनाम में, उसको जाकर लड़ना है अफगानिस्तान में। अपनी सॉइल पर एक युद्ध लड़कर बताए, और जिस दिन अपनी सॉइल पर युद्ध लड़ेगा और 1 कैजुअलिटी, 5 कैजुअलिटी, 100 कैजुअलिटी अपने शहर में होगी, अपने देश में होगी, उस दिन उनको एहसास होगा कि पब्लिक का क्या रिटेलिएशन आपके लिए आता है। एक जरा सा, एक बड़ा सा हमला जिसको अब टेररिस्ट बहुत बड़ा दुनिया का अटैक मानते 9/11, पूरी की पूरी अमेरिका का जो बेस था वो पूरा हिल गया था एक अटैक पे। ऐसे लाखों अटैक, हजारों अटैक आपने पूरी दुनिया में कर दिए, तब आपको एहसास नहीं हुआ कि लोगों की जान जान होती है। अमेरिकन की जान की वैल्यू है, अफगानिस्तान की, क्यूबा वाले की, ऑस्ट्रेलिया वाले की, इंडिया वाले की, या किसी और गरीब मुल्क के व्यक्ति की जान की वो कोई वैल्यू नहीं है। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडा के अंदर मीडिया हो या आर्म लॉबी हो या दूसरी जो इकोनॉमिकल लॉबीज हो, ये सारी की सारी लॉबी मिलकर कुल मिलाकर इस पूरे युद्ध को रोकने नहीं देना चाहती है। जिस दिन ये युद्ध रुका उस दिन नॉर्मलसी मेंटेन होगी। अब जब नॉर्मलसी मेंटेन होगी तो इन लोगों ने जिन चीजों की कालाबाजारी कर रखी है या पूरी दुनिया के अंदर जो एक बिल्डअप, प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है, चाहे वो इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से प्राइस हाइक हो या दूसरी सारी चीजें हो, वो बातें कहीं ना कहीं इस युद्ध की वजह से अफेक्टेड हो रही है। तो अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध कहीं पर भी रुके। और अगर आपको युद्ध रोकना है तो 5 मिनट का काम है, ब्लॉकेड हटाइए, अपने घर जाइए, युद्ध ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, हॉर्मुज़ खुल जाएगा, वापस प्राइस क्राइसिस, जो भी फ्यूल का क्राइसिस है या इकोनॉमिकल क्राइसिस, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर आर्म कौन खरीदेगा? इकोनॉमिकल क्राइसिस अगर हट जाएगा तो आर्म कौन खरीदेगा? कुल मिला के ये पूरी लड़ाई के अंदर ईरान की कोई गलती नहीं थी। 28 फरवरी को अपनी नॉर्मल जीवन को ईरान जी रहा था, वो किसी को परेशान भी बेवजह नहीं कर रहा था। आपने आके एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, अब आप ही को पीछे हटना है, ये रायता आपके द्वारा फैलाया गया है, आप ही को समेटना है। तो फिर कैप्टन श्याम कुमार अब आगे क्या? अब यहाँ से आगे क्या? रायता तो फैला दिया गया है, सीज फायर भी टूटते हुए कई जगहों पर नजर आ रहा है, तो अब आगे क्या? युद्ध या फिर बातचीत? पीछे अमेरिका ने देखा है, समझा है अरबियन सी को, गल्फ के पानी को, और फिर यहाँ आया है। तो फिर से मैं कहता हूं कि काफी लंबी मशक्कत के बाद 8-12 दिनों के युद्ध को समाप्त करके कतार के अटैक के बाद रोक दिया गया और कई चीजें फिर परिवर्तित की गई हैं। तो आप मान के चलिए ये काफी डिलिबरेटेड अटेम्प्ट है। और कई लोग कहते हैं कि इजराइल के द्वारा अमेरिका को लाया गया है। मेरा उल्टा मानना है, इजराइल की अपनी नीति, अपना रिक्वायरमेंट, और कई बार इसलिए अटैक्स जब होते हैं, पास पे अटैक पे भी ट्रंप ने उन्हें रिप्रिमांड किया था। गल्फ के टारगेट्स अमेरिका के सुनिश्चित टारगेट हैं। कुछ ग्रीन रूम की बातें करें, राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक, 3 पहलुओं में हमें आकलन करना चाहिए युद्ध का। हम कई बार आर्थिक और राजनीतिक बातों को इसमें लाके रणनीतिक बातों को भूल जाते हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है हॉर्मुज़ में और क्या मिल रहा है देश को? चुपचाप ग्रीन रूम में, बिहाइंड द कर्टेन, कारपेट के नीचे जब समिट होती है तो बातें जो हो रही हैं उसको भी हमें समझना चाहिए। देखिए 75 से ज्यादा शिप
ओमान के रास्ते से सदर्न कोस्ट से अमेरिका के डायरेक्शन में निकल रहे हैं। 124-25 शिप्स को ईरान ब्लॉकेड में रोक चुका है अमेरिका, और जो नंबर ऑफ शिप्स हैं 123-124 करीब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने निकाले हैं। वो लोग आपके इंटेलिजेंस या केपलर की हो, चाहे वो यूएनएसआई की रिपोर्ट हो, यूके एमटीओ की रिपोर्ट हो, ये जो मैरीटाइम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये आपको ये बताएंगे नहीं कि कौन कौन से शिप निकल रहे हैं, क्योंकि उनको बाद में आईआरजीसी का खतरा होगा। डार्क शिप करके जा रहे हैं लोग, तेल के दाम ऊपर नीचे करने की कोशिश, रुकावट भी, और साथ साथ अगर इन चीजों में डिस्टर्बेंस है तो ये छिटपुट अटैक्स जो हो रहे हैं इस कारण से हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉकेट के कारण सब कुछ बंद हो चुका है, कुछ बातें रणनीतिक वहां चल रही है। सीज फायर के आड़ में काम भी निकाला जा रहा है। अंडर वाटर ड्रोन्स माइन क्लियर कर रहे हैं, अब्राहम से MS-60 हेलीकॉप्टर आके रोबोटिक्स के साथ बहुत कुछ कर रहा है। रात की लड़ाई होती है, बंदर आवास पे मिसाइल फैसिलिटीज को नष्ट किया जाता है, एयर डिफेंस सिस्टम को कोसाम आइलैंड पे नष्ट किया जाता है। कहां जा रही है बात? उस एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ये है रणनीतिक आकलन, इसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वॉर रुक गया है, दूसरे तरह का वॉर है। ये है दूसरा वॉर जिसमें आपको दिखेगा नहीं, गोली नहीं चलेगी, टैंक तोप नहीं दिखेंगे, हवाई जहाज भी नहीं दिखेंगे, लेकिन सब कुछ चल रहा है। मान के चलिए सब कुछ चल रहा है, कुछ बंद नहीं है वहां। और जो आ रहे हैं बाहर उनको रिसीव कर रहे हैं भारतीय नौसेना के शिप या दूसरे कंट्रीज के शिप। 22 कंट्री ने समझौता किया है, जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया का आवाक्स वहां उड़ रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? 22 कंट्री ने कमिट किया है वो आएंगे, चाहे वो जिब्राल्टर से स्पेनिश माइन सुपर क्रॉस कर रहा हो परसों सुबह, या तो चार्ल्स डिगॉल रेड सी में खड़ा हो, या जापान का मैरीटाइम माइन सुपर फोर्स जो रीऑर्गेनाइज किया गया है, चाहे तो मलेशिया से, सिंगापुर से कल सुबह उनके जो माइन सुपर्स या उनके जो एम्फीबियस वारशिप्स हैं वो वापस पैसिफिक में जा रहे हैं। फिलहाल 4 एम्फीबियस वारशिप्स उनके खड़े हैं, और कैरियर 4 खड़े हैं उनके, जो छोटे कैरियर होते हैं उनके, वो भी खड़े हैं, जो बनाने के लिए चीजें काफी हैं, कैपेबल होते हैं। प्रेशर बनाने के लिए ये सब चीज ठीक है, लेकिन डॉक्टर अमीन, प्रेशर में आते हुए ईरान इस पूरे 3-4 महीने में नजर नहीं आया, ना तब जब युद्ध हो रहा था और ना ही तब जब सीज फायर है। देखिए, जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के पीछे आप बैकिंग देखिए, उसकी डिप्लोमेसी देखिए कि अब ट्रम्प भाग कर गए थे चाइना, क्या लेके आए 58 आवर्स में? कुछ भी नहीं लेके आए वहाँ पे। यही कहा था उन्होंने, रिक्वेस्ट की थी ट्रम्प ने कि वहाँ पर हॉर्मोन्स स्टेट को खुलवा दीजिए, ठीक है, ये रिक्वेस्ट की थी चाइना से, और ये कहा था। लेकिन आप ये देखिए ना कि वो नहीं चाहते, ये कंट्रीज जो हैं डायरेक्ट इनका क्लैश है अमेरिका से, और वो नहीं चाहते ट्रम्प को कि यहाँ पर सक्सेसफुल हो। इधर आप देखिए, कोशिश है ईरान की भी कि वो सामने रहेगा और लड़ रहा है, और जो जवाब दे रहा है बराबर, हर एक सेक्टर में जवाब दे रहा है उनका, उस पर आर्म सबमिशन आ कहाँ से रहे हैं? पीछे से पूरी बैकिंग है रशिया की, चाइना की, और आप देखिए कोरिया की। ये लोग पहले भी सामने भी कुछ कह चुके हैं, इस वार के बारे में भी कह चुके हैं, और हर तरीके से कहा है उन्होंने, ईरान के सपोर्ट में ही बात कही है जो आज तक कही है, और डिप्लोमेटिकली वो जीत रहा है। आप देखें इस बात को, और उसकी जीत हो रही है, इसीलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज उसने हर एक को, आज आप देखिए लेटेस्ट जो वो ये अभी कुवैत एयरपोर्ट पे हमला किया है, ये क्या दर्शाता है? खाड़ी देशों पे उनके जो बेसेस हैं उनको मिटाने की कोशिश की है, और फिर हमले कर रहा है, और साफ कहा है खाड़ी देशों से कि देखिए हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, आप हमारे भाई हैं, लेकिन हमें लड़ाई जो है वो अमेरिका से है, इसराइल से है, तो हम इनके बेसेस उड़ा रहे हैं। आज बड़ा हिल गया है, चाहे वो अमेरिका हो, कितना ही ताकतवर हो, लेकिन उसमें कि एक आ गई है, कपकपाहट दिख रही है, देखने को मिल रहा है। उसने बहुत पैसा खर्च किया है, और इज्जत के साथ सोच रहा था कि मैं इसको जीत लूंगा। ये वेनेजुला नहीं रहा जो रातों रात गए थे जीत के आ गए, ये क्यूबा नहीं है, ये ग्रीनलैंड नहीं है जिसके लिए कहते हैं। ये रियल में वॉर इनको देखनी पड़ी और झेलनी पड़ी, और आप देखिए कितनी बुरी हालत हुई है इनकी, अमेरिका की इस वक्त, कि वो जवाब देने में स्थिति में नहीं है। बीच बीच में अपने आप ही खुद ही सुबह कुछ देते हैं स्टेटमेंट, शाम को कुछ देते हैं, और दोपहर में कोई स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं हम उसको ख़त्म कर देंगे, जीत लेंगे। ख़त्म हो गया, जीत लिया उन्होंने, फिर वे कह देते हैं हम 30 दिन की वार कर रहे हैं। आज 94 डेज की वार हो चुकी है, कभी कहते हैं 60 डेज के लिए हम छोड़ रहे हैं, हम सस्पेंड कर रहे हैं वार को, लेकिन नहीं, कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी समझना चाहूंगी कि ये जो कतर में बातचीत हो रही है, दोहा में बातचीत हो रही है, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी, इससे कोई फायदा होगा?
जी देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बातचीत से ही हल निकलता है, हल कभी युद्ध से निकलता ही नहीं है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ नहीं है, उनका एक बहुत लंबा विजन है, प्लान है। पेंटागन पूरा बैठ के, जैसा मुझसे पहले भी डिफेंस एनालिस्ट ने बताया था, कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ किया जा रहा है कि इतना लंबा युद्ध खींचने की अमेरिका को आवश्यकता नहीं थी। अगर उसने पहले दिन कारपेट बॉम्बिंग की है तो उसके बाद भी वो लगातार बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस कर सकता था जिससे कि वहां पे जानो माल की बहुत तबाही हो। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि वो ईरान को इतना ज्यादा बर्बाद कर दे कि ईरान खड़ा ही ना हो पाए। लेकिन अब देखिए, वो दो चार चीजें जो मुझे लग रही हैं कि हो सकता है वो यहाँ पे तो युद्ध जारी रखेगा, लेकिन कहीं क्यूबा पे कुछ ना कर दे ताकि यहाँ लोगों का ध्यान भटक जाए, दूसरे तरफ चला जाए और यहाँ पे अमेरिका अपने जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है वो हासिल कर ले। देखिए, बातचीत में अब पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने आउट कर दिया है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान का जो काम था वो खत्म हो गया। जहां तक कुवैती लोग हैं या कतरी हैं, कतरी देखिए बहुत सारी उन्होंने डील्स ऐसे कराई हैं जो अफगानिस्तान में अमेरिका की जो बातचीत हुई थी वो तालिबान के साथ में, वो भी उन्होंने ही कराई थी। तो वो खेले हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन जो मैं बात कह रही हूं पहले भी, कि जो बात अटक रही है वो उन चीजों पे है कि इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स ईरान के और अमेरिका के बहुत अलग अलग हैं। और जब तक उसका कोई एक मिडिल पाथ नहीं निकलता, ये दोनों पैरेलल लाइंस पे चले जा रहे हैं, पैरेलल लाइंस कहीं मिलती नहीं है। तो जब तक ये पैरेलल लाइंस नहीं मिलेंगी, हल नहीं निकलेगा। लेकिन एक और चीज है, देखिए, जहां तक इजराइल की बात है, इजराइल क्यों नहीं मान रहा है? उसने क्यों लेबनान पे जाके हमला किया? अगर आप हिजबुल मुजाहिदीन का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे तो वो कहता है एक एक यहूद को उन्होंने जमीन से खत्म करना है। नाउ विद दिस काइंड ऑफ मोटो, अगर आप किसी पे लगातार हमले करते हैं या आपका एक मोटो यही है, तो इजराइल क्यों मानेगा कि वो कहीं पे समझौते के लिए आए? और जब इतनी ज्यादा नफरत है एक दूसरे के प्रति, और उनको क्या करना है? देखिए, वो तो एक लाइन क्रॉस करके जाते हैं इजराइल के अंदर और वह हमला करते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की जो आपकी मानसिकता है, तो उसके साथ में डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि ये समझौता हो, क्योंकि जब ये दोनों युद्ध में उतरे हैं तो इजराइल डेफिनेटली चाहता है कि आर या पार हो, ताकि ईरान को इतना ज्यादा तबाह कर दिया जाए कि वो दोबारा उन पे हमले ना कर पाए। और ईरान किसी भी सूरत में हिजबुल्ला, हमास, हुती इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका ये फॉरवर्ड डिफेंस सिस्टम है कि उनको बाहर ही बाहर लड़ते रहे। तो इन सब चीजों को लेके, चाहे देखिए कतर हो या कोई और कंट्री हो, वो कितना भी बैठ के ये तो साबित कर दिया गया है कि अमेरिका अपनी जो भी सोच लेकर के आया था उसे ईरान ने पूरे तरीके से कुचल दिया है। अब ईरान से ना तो निकलते बन रहा है और ना वहां पर रहते बन रहा है। अमेरिका की स्थिति ये हो गई है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इस प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।